क्लास 10th 2024 के वायरल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी हिंदी का। ठीक है, 100% आप लोगों की एग्ज़ाम में यह प्रश्न पत्र आने वाला है। बिल्कुल ये वायरल पेपर है और मैं लेकर आ गया हूँ पूरा का पूरा सलूशन के साथ। कोड आप लोग का 801 DA है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रश्न पत्र के सारे सलूशंस आप लोगों को करना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है आप लोगों को 2024 में देखने को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। आगे अगर हम बात करें तो समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से खंड अ से देखो, खंड अ में जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का, मतलब टोटल 20 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। ये सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार होना चाहिए। देखो, पहला प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि यशपाल हैं, कि वृंदालाल बाल वर्मा जी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। दूसरे अगर क्वेश्चंस की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, गुलाब राय हैं, कि मुंशी इंशाल्लाह खां जी हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौन? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन? अमृत राय जी हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, के विष्णु प्रभाकर जी, की धर्मवीर भारती जी। ठीक है, तो तीसरे का मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न देखो क्या है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, के आपके चतुर्सेन शास्त्री जी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, की द्विवेदी युग, की आपके आधुनिक युग के? गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, शुक्ल युग का ये उपन्यास है गोदान। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी, के आपके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं मेरे आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सातवां प्रश्न देखो क्या है, कृति कंकाल के लेखक, कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी, के यहाँ पे आपके मैथिली शरण गुप्त जी। तो कृति कंकाल के लेखक जो मेरे प्यारे बच्चों हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करें आठवां, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी जय प्रकाश भारती जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 देखो कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं की नई पौधे। ठीक है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी पे क्लिक करना, क्योंकि मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि है। रीतिकाल की काल अवधि बताना है 1643 से 1843 ईस्वी तक, कि 1343 से 1683 तक, कि 743 ईस्वी से 1343 तक, कि 1843 से आज तक। रीतिकाल की काल अवधि पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक करना है, क्योंकि रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव, हास होता है कि शोक होता है, कि भय होता है, कि रुद्र होता है? सबको मालूम है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखो क्या है
हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है, इस पंक्ति में बताना है कौन सा रस है। इसमें हास्य रस है कि करुण रस है कि वीर रस है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में जो है करुण रस है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस, करुण रस है। आगे बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में मात्रा पूछ रहा है 16, 20 की 24 की आपके 28 मात्रा कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, रोला की अगर हम बात करें, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14। राजा रानी में कौन सा समास है। मेरे प्यारे बच्चों, राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास की बहुव्रीहि समास। अगर हम बात करें आप लोगों को, तो देखो जब भी योजक चिन्ह आ जाए, जैसे राजा के बाद योजक चिन्ह आया है, तो योजक चिन्ह जितने भी पूछा जाए सब आप लोगों के द्वंद्व समास होते हैं। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो अग्नि का परवाची शब्द क्या होता है। अग्नि का परवाची शब्द पूछा है यहाँ पे, तो अग्नि का परवाची शब्द क्या होता है, अनल, पावक, आग के उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अग्नि की बात करें तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि अग्नि का अनल भी होता है, पावक भी होता है, आपका आग भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। 16वां है कि स्वागतम की संधि विग्रह होगा। अगर स्वागतम का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सुधनागतम कि स्वाधनगतम कि सुधनगतम कि स्वधन आगतम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि ऑप्शन ए ही होगा, सुधन आगतम। स्वागतम के क्या होगा, सुधन आगतम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17वां क्या है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में रूप क्या होगा। फलेन होगा कि फलाय कि फलात कि फलस्य। फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा फलाय। ठीक है, क्या हो जाएगा, फलाय। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या है कि नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। नदाम की अगर बात करें तो किस विभक्ति का है और कौन सा वचन है। पंचमी विभक्ति एक वचन है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन की षष्ठी विभक्ति एक वचन की सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है नदाम। 19वां देखो, फलेसु किस विभक्ति का वचन का रूप है। फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की षष्ठी विभक्ति बहुवचन की सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे बात करें 20वां प्रश्न, अपठः किस लकार का रूप है। लड लकार, लट लकार, लोट लकार के लिट लकार। अपठः किस लकार का रूप है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लड लकार। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आता है वर्णात्मक प्रश्न, जो कि खंड ब। और वर्णात्मक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है, आगे बात करें। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो गद्यांश आ गया, और गद्यांश कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। ठीक है, 3 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। देखो ये जो गद्यांश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सर्वसिद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये जो आपको गद्यांश दिखा रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको तैयार करना है। और किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद कर लो। यही 3 प्रश्न देना है। पहला बताना है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ किससे लिया गया, मित्रता। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने नीचे अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पे, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक जितने शब्दों के यहाँ नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका व्याख्या करना है आप लोगों को, जो कि 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, इसको बताना है, तो 2 नंबर। तो टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। और दिया है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है कि वो नहीं कर पाओगे तो योग कर लेना। ये है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस,
पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए, पिताजी मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को क्या बना रही है? अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जो गद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों का ममता चैप्टर से लिया गया है। ममता चैप्टर के लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद कर लेना। ये भी आप लोगों को 6 नंबर का है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है। इसमें भी बोला है पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित का भाव स्पष्ट कीजिए जितने अंडरलाइन किया गया है, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश था, अभी अब पद्यांश आ गया, और पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का ही पूछा जाता है। देखो कौन सा पद्यांश पूछा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गृह लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का और यहाँ पे उसी में है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो पाही। ये जो पद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस पद्यांश की अगर हम बात करें तो यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं कि पद्यांश का संदर्भ बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताइए। अगर तीनों बता दे तो 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है आप लोगों को तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है, इसको आप कर सकते हो। ये क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारा साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अभिगसी मनु मंजुल कंजकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों को याद कर लेना। अगर ये बात करें कि किस चैप्टर से लिया गया है तो यह वर्णपथ जो चैप्टर आप लोगों का है, वर्णपथ पर, जिसे गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, ठीक है, तो उनसे यह पद्यांश लिया गया है। और इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और अनुराग तड़ाक मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार ये बताना है। तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई आपको करना है, जो आपको याद होगा वो कर लेना, लेकिन मेरी बात मानना तो दोनों आप याद करके जाना। तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? गद्यांश पद्यांश देखा था, लेकिन वो हिंदी का था। अभी यह संस्कृत का गद्यांश है, जो कि कितने नंबर का? 5 नंबर का है। कौन सा है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से केंद्रलम अस्ति। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का गद्यांश है संस्कृत का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क लगा लेना। 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके एक और दिया है, दोनों में से कोई कर लेना है। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महंत प्रयत्नम अकुर्वन। ये जो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश है, ये किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आप लोगों के भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति। ये दोनों जो गद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 नंबर के लिए आएगा, दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों तैयार कर लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हम लोग संस्कृत गद्यांश देखे थे, अब संस्कृत का पद्यांश आ गया, और संस्कृत का पद्यांश भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। कौन सा है? ये दोनों आप लोग याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई हालांकि एक ही करना है। मानो हित्वा प्रियो भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, और काम हित्वार्थवान भवती, लोभ हित्वा सुखी भवेत। या तो सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से हालांकि एक ही करना है, लेकिन दोनों याद कर लेना, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखो क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस प्रश्न को सुनना। पहला तो दिया है मुक्ति दूत, पहले सुनते जाना। दूसरा है ज्योति जवाहर। तीसरा दिया है मेवाड़ मुकुट। इसके बाद चौथा दिया यहाँ पे अग्रपूचा। 5वां जय सुभाष खंड काव्य। 6वां मातृभूमि। ठीक है, आगे बात करें 7वां आपका कर्ण, और 7वां के बाद 8वां दिया है क्रमवीर। ठीक है, और 9वां दिया है तुमुल।
इसके बाद देखो इतना दिया, 9 गो टोटल दिया। अब आप सोचोगे कि 9 में से कौन सा करें, तो 9 में से कोई सा नहीं करना है आप लोगों को। आपके बुक में बुक उठाकर देख लेना या क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना। उसमें यह होता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट से आपको करना होता है। मतलब उसमें बताया होगा कि जैसे कर्मवीर भरत है ना, तो कर्मवीर भरत के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा। वहाँ पे चेक कर लेना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही याद करके जाना। एग्जाम में वही करना होता है, ठीक है, तभी नंबर आप लोगों को मिलेगा। चलो, तो उस तरह आप लोग उसको याद कर लेना जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आता हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखो, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय तो बहुत सिंपल होता है, 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे या 2 नंबर उनके रचना पे आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से 2 लोगों का भी याद कर लोगे ना तो हमेशा यही आता है, इससे बाहर तो आता ही नहीं है। कभी भी इतिहास उठाकर देख सकते हो। तो 5 नंबर तो यहाँ से फिक्स होने वाले हैं आपके लेखक के जीवन परिचय से। साथ ही साथ कवि का भी जीवन परिचय आता है। देखो, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर यहाँ पे। रचना भूलना मत, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलता है। तो कौन से कवि का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। इनमें से किसी 2 लोगों का भी याद कर लोगे ना तो आप लोगों का 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 7वां जो है वो है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे हो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको श्लोक लिखना है 2 नंबर के लिए। कोई श्लोक याद कर लेना जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आने का मतलब समझते हो? देखो, ये जो प्रश्न आप लोगों का चौथा है ये तो श्लोक ही तो है। या तो संस्कृत का पद्यांश कहो या तो उसको श्लोक कहो, ये श्लोक ही है। ये नहीं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक लिख दो। इन दोनों में से कोई एक लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इन दोनों से अलग लिखना पड़ेगा। तभी तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुका है वो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 8वां देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखो 4 प्रश्न दिया है, 1 2 3 4। चारों प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जो कि 4 नंबर मिल जाएगा। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर के हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बता दूंगा, उसको याद कर लेना। और इसको तो आपको याद करना है क्योंकि आने वाला है। इसके बाद लास्ट प्रश्न 9 देखो, यह आपका है निबंध। निबंध इस बार 7 नंबर का हो गया। 7 गुणे 1 कर लेना, 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। इनमें से आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो पर्यावरण वाला, आतंक वाला, एक जनसंख्या लाभ, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेना, 7 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था, क्लियर हो गया होगा। ये वायरल प्रश्न पत्र में आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया। बस आप लोगों को इसको तैयार करके पूरा रट जाना है जितना इसमें प्रश्न दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मात्र इस प्रश्न पत्र से आप लोगों के 80 से लेकर 85 नंबर आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साइंस का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो भी 2024 बोर्ड एग्जाम का। देखो 2024 का यह पेपर है और कोड आपका 824 AB है। देखो, अगर मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं कि अगर साइंस में आप लोगों को 90 या 95 नंबर लेकर आना है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितना मैं पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं, टोटल 7 पेपर में आप लोगों को कराने वाला हूं। 7 पेपर का अगर सोल्यूशन आप करके पूरा तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 90 से 95 नंबर आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इन पेपरों को बस तैयार कर लो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 824 AB। एक कॉपी बना लो, उसमें सारे पेपर्स जो मैं 7 गो पेपर कराऊंगा, 7 पेपर आप नोट कर लो और उसका सलूशन मैं करा देता हूं, बस उसको याद कर लो। बस इतना ही करना है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं बताऊं, समय इस बार भी आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नोट में, तो बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में पूरे के पूरे आप पेपर पढ़ सकते हो। इसके बाद निर्देश अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो है ना 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड अ में, दूसरा खंड ब में। दूसरा है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपभाग 1 2 3 में विभाजित है। इसके कहने का मतलब है कि एक तो खंड अ है और खंड ब जो है वो 3 भाग में है। एक उपभाग पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तीसरा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में जो है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को क्या करना होगा, पूर्ण रूप से भरना होगा, वो भी OMR पर,
जो OMR शीट मिलेगी उस पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। जो आंसर सही होगा उसको अच्छे तरीके से रंगना है। कह रहा है कि एक बार रंगने के बाद उसे काटना नहीं है, न तो इरेजर और वाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया तो बिल्कुल रंग दिया, ठीक है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हम। इसके बाद चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का, मतलब टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का, वो भी खंड अ में। फिर कह रहा है कि खंड ब में जो होगा तो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो कि आप लोगों को लिखना होगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया है कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। चलो, ये तो निर्देश था। पेपर यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होता है। खंड अ है, खंड अ में हमने बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और उस देखो उसमें उपभाग 1 है, ठीक है। उपभाग 1 में सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन। जैसा पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसे हम अवतल दर्पण में अगर उसका प्रतिबिंब देखें तो उसका प्रतिबिंब अगर आभासी बनता हो और सीधा बनता हो और साथ ही साथ वस्तु से अगर बड़ा बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होगा। ऑप्शन पहला, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, कि वक्रता केंद्र पर, कि वक्रता केंद्र से परे, कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कंडीशन आपको देखने को तभी मिलेगा जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को आप रखोगे, तब ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, नोट कर लो, 1 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी शब्दकोश है, अगर उसमें छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, वो भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका प्रश्न अगर हम बात करें तो 2023 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो और याद कर लो। तीसरा अगर हम बात करें तो देखो तीसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की अगर फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर में है तो कौन सा दर्पण होगा, कौन सा लेंस होगा, बताइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है, दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन बी, दोनों उत्तल होंगे। ऑप्शन सी, दर्पण जो है अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, कि दर्पण जो है उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। इसलिए होगा क्योंकि दोनों की फोकस दूरी माइनस में दिया है। ठीक है, तो दर्पण में अगर माइनस में फोकस दूरी होता है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस में अगर माइनस में फोकस दूरी है तो वह अवतल लेंस कहलाता है, तो दोनों ही अवतल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो चौथा प्रश्न नोट करो, कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वो होती है। मतलब कह रहा है कि मानव जो नेत्र हम लोगों का है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है हमारे नेत्र पर? कार्निया पर बनता है, कि परितारिका पे, कि पुतली पे, कि दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि दृष्टि पटल पे, ठीक है, जिसे रेटिना कहते हैं, रेटिना पर बनता है। चलो, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इम्पोर्टेंट था। आगे अगर हम बात करें तो पांचवा प्रश्न देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है, कि अगर 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न
ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको हल करके बताया जाता तो बहुत ही बेहतर होगा। हालांकि मैं ऑप्शन बता देता हूँ, सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस प्रश्न को जरूर लेकर मैं इसके हल करके बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको रट जाना है कि 1/4 इसका जो है रेशियो आएगा। हालांकि इसका रूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका मेथड बहुत अच्छा होता है इसको लगाने का तरीका। चलो छठवां प्रश्न देख लो कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अगर लघु परिपथ है उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होता है। बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों लघु परिपथ के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं, सातवां प्रश्न देख लो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, कि गैल्वानोमीटर, की एमीटर, की मोटर। ठीक है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, तो जनित्र कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे उपभाग 2 देखो, उपभाग 2 में क्या है कि अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है और उसकी एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe लोहा प्राप्त हो रहा है। तो अब इस अभिक्रिया को देखकर आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, इसमें संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि रिएक्शन एक बार फिर हम दिखाएं, तो देखो यहाँ पे दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको देखने को क्या मिला है कि जब एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम तो ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे हो और ऑक्सीजन से Fe को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से अगर उसको अलग कर देता है तो जो वह अभिक्रिया कहलाती है वो हमेशा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न है कि एक भूरे रंग का अगर चमकदार तत्व यक्ष है कोई भी, अगर उस तत्व यक्ष को अगर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा। ठीक है, कह रहा कोई भी भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसका नाम यक्ष है, उसी का नाम पूछा है कि क्या है। अगर उसको हम वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वह काला हो जाता है, तो तत्व का नाम पूछ रहा है। वो कापर होगा, कि जिंक होगा, कि सल्फर होगा, कि इनमें से कोई नहीं। सबको मालूम है कि कापर होगा, क्योंकि कापर को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला पड़ जाता है। कोई भी कापर का तार ले लीजिएगा, जलाइएगा तो देखिएगा उस पर कार्बन काला पर जम जाता है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 10वां कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होता है, मतलब पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल बिल्कुल प्योर अगर आपका जल है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 0, 1, कि 7, कि 14। तो सबको मालूम है कि 7 होगा, क्योंकि जब शुद्ध जल होता है ना तो उसका जो पीएच मूल्य होता है 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। चलो बात करते हैं 11वां प्रश्न। 11वां यहाँ पे देखो अधातु है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि अधातु कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातु। बाकी ये जो आप लोगों का सोडियम एल्युमिनियम सब ये जो हैं अधातु हैं। आगे अगर हम बात करें 12वां प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सी धातु जो है ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक, पारा, सोडियम, सीसा, कि लोहा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीसा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है, सारा पेपर हमको दिखाना है और आपको नोट करना है। अभी से कॉपी बना लो, इस पेपर को नोट करो। ठीक है, इसके बाद है कार्बन परमाणु की संयोजकता। सबको मालूम है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से आंसर अब बताता हूँ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो उपभाग 3 स्टार्ट हो गया, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। देखो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि वृक्कों का कार्य होता है, मतलब वृक्क जो होते हैं, वृक्क मतलब किडनी, किडनी का कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। क्योंकि उत्सर्जन में जो टॉयलेट हम लोग करते हैं उत्सर्जन का ही कार्य होता है, वो कौन करता है, किडनी काम करता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 15वां कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, पुदीना में होती हैं, कि आलू में होती हैं, कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि बायोफिल्म में होती हैं, कि इन सभी पर होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा, बायोफिल्म। क्या होगा, बायोफिल्म। चलो
16वां प्रश्न देखो, आनुवंशिक विज्ञान के जनक सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेगर कौन है? क्या आनुवंशिक पूछा ना? आनुवंशिक विज्ञान के जनक हाँ ग्रेगर जान मेंडल ही होंगे आनुवंशिक जनक। चलो ठीक है, ये भी क्लियर होगा। 17वां प्रश्न देखो, दो अगर डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, सबको मालूम है कि वह हाइड्रोजन बंध से ही दो डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध द्वारा ही दो डीएनए तंतु जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो डी वाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न जल्दी से नोट कर लो, मुकुलन द्वारा प्रजनन होना होता है, किस में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अगली बार भी बहुत पढ़ा था, हाइड्रा में। ठीक है, चलो बात करें 19वां प्रश्न, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब कि कौन से पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिक को जो नियम दिया था वो कौन सा पौधा था? तो उद्यान मटर था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करें 20वां कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो मादा जनन तंत्र का भाग देखो अंडाशय होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनियाँ, एक शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता। चलो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया ना। अब यहाँ से इन प्रश्नों को लिखो। इन प्रश्नों को इस वीडियो में मैं तो उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, जहाँ से भी आंसर मिलता है खोज के लिख लो। अगर नहीं मिलता है पूर्णतः तो सिंपल आप लोग कमेंट करो मैं किस लिए हूँ। ठीक है, पूरा का सलूशन बता दूंगा, नोट कर लेना और उसी को याद करके पेपर में चले जाना। टोटल 7 पेपर कराऊंगा, सातों पेपर अगर तैयार है तो 90 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स है, ये भी मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो नोट करो। पहला कह रहा है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण की प्रकृति लिखना है और स्थिति। अगर हम वस्तु को कहाँ रखे हुए हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो बताना है आप लोगों को अवतल दर्पण में कि अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, स्थिति कैसी रहेगी, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और 2 नंबर इसमें मिलेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब और आकृति और प्रकृति कैसा होगा। टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। तो अभी से मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं से आप दिमाग में एक नोट कर लो बात अभी मैं बता रहा हूँ कि देखो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण तो 2 होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और एक लेंस में भी होता है, लेंस में भी आप उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है उसमें भी प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। देखो अभी 4 नंबर का आ गया ना पहले ही, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा रट जाना है आप लोगों को। ये तो न्यूमेरिकल आप लोगों का है, नोट कर लो, मिल जाएगा आपकी किताब में, अन्यथा मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 नंबर का न्यूमेरिकल तो पूछना ही पूछना, उसको 10 नंबर का न्यूमेरिकल देगा ही देगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हल करके बता दूंगा आप लोगों को। हालांकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्या पढ़ूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 3 तक स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा में जो है, चौथा में 2 प्रश्न है, या तो चौथा में ये वाला प्रश्न करो या तो ये वाला करो। ठीक है, कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और इसमें ब्रूसो का कार्य बताना है। ये देखो विद्युत जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो एकदम रटा होना चाहिए, 6 नंबर के लिए आता है। और अथवा करके विद्युत मोटर वाला, तो ये दोनों टॉपिक तैयार होना चाहिए, दोनों में से एक ही करना होता है। हालांकि दोनों तैयार रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, एक विद्युत जनित्र वाला एक विद्युत मोटर वाला, तो दोनों में से कोई एक करोगे ना 6 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद उपभाग देखो यहाँ पे सेकेंड आ गया, इसमें देखो स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां कह रहा है कि यौगिक की संरचना सूत्र लिखना है, जैसे मेथनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3, ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, इसमें कैसे यौगिक का संरचना सूत्र लिखता है मैं एक वीडियो आप लोगों की स्पेशल बता दूंगा कि संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है किसी भी यौगिक का। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, यहाँ से एक प्रश्न बनना तय है। ठीक है, यहाँ से तय है आप लोगों का एक प्रश्न बनना, तो अच्छे से नोट कर लो। 6वां प्रश्न देख लो, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए हुए हैं, जैसे 12, 17, 18, 20। पहला बताना कि तत्वों के नाम कौन होंगे। दूसरा आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या का आवर्त संख्या बताइए। टोटल 4 नंबर मिलेंगे इन दोनों प्रश्नों को उत्तर दोगे, इसका दोगे तो 2 नंबर, इसका दोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ से तब बनना तय होता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब 6 को दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ये भी बहुत ईजी पोर्शन होता है, एक वीडियो इसके लिए भी मैं स्पेशल बनाऊंगा आप लोगों को, इसका तो हल बता ही दूंगा, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। देखो 2 दिखा दिया, दोनों को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे देखो CDEF इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि आप ये कर सकते हो कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या होती है और कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, 6 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इससे सिंपल तो आप लोगों का वो है ऊपर वाला, संतुलित कैसे करते हैं, जान जाओगे ना तो बहुत आसान होता है, ये 6 नंबर तुरंत ले लोगे। इसमें तो आप लोगों का यहाँ पे अभिक्रिया लिखने के लिए बोला है, परिभाषा याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसका रूल अगर समझ लेते हो ना तो संतुलित आसानी से कर पाओगे। तो दोनों में बता दूंगा, इसको भी याद कर लेना, ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब देखो उपभाग तीसरा, ये लास्ट उपभाग है, इसमें बोला है देखो पहला, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए, लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए, कायिक जनन किसे कहते हैं और हृदय का कार्य क्या होता है। देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चारों प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है, कोई रोक नहीं सकता है चारों प्रश्न की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, कमेंट करना कि सर मुझे पूरा सलूशन चाहिए, तो पूरा सलूशन आपको दिया जाएगा। 9वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि रसायन संश्लेषण क्या है। ठीक है, इसमें भाग लेने वाली 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखना है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पाचक एंजाइमों के कार्य क्या होते हैं, 4 नंबर के लिए। इसके बाद 11वां प्रश्न, एक निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए, 3-3 नंबर मिलेगा आप लोगों को। कि डार्नीवाद, देखो डार्नीवाद लैमार्कवाद, ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो रटा होना चाहिए आप लोगों को, डार्नीवाद लैमार्कवाद। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाली परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर मिल जाएगा। अगर इस वायरल पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो 80 से लेकर 85 नंबर आप लोगों की इस वीडियो से क्लियर आज हो जाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को है क्या कि पूर्णांक 70 नंबर का पेपर आप लोगों का आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का वायरल मॉडल पेपर है, सेम इसी के बेस पे आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं और पेपर आने वाला है 2024 का। समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा और यहाँ पे नोट आप लोग निर्देश यहाँ पे पूरा निर्देश पढ़ लेना। ठीक है, निर्देश आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबको मालूम है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निर्देश एक एक करके पढ़ लेना, निर्देश में कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का खंड अ स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो पहला प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विवितकर होगा। यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है और विवितकर पूछ रहा है कि विवितकर क्या होगा और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लगा पाओगे। विवितकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला होता है। और यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 6 और c की बात करें तो c बराबर हो जाएगा आपका कितना 4। a b c का वैल्यू निकल गया और इस फार्मूले में आप रख लो b का स्क्वायर, b का वैल्यू माइनस का 6 है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 4 ac, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है आपका 4। जब इसे हल करोगे आप तो d बराबर माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तब प्लस के 36 आएगा और माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौक कितना होता है 48, तो d बराबर यहाँ से निकल जाएगा 36 माइनस 48 मतलब कि माइनस के 12 आ जाएगा, मतलब कि विवितकर हो जाएगा आपका माइनस के 12। देखिए ऑप्शन दिया है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 13 दिया है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 12 दिया है और तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं जो कि इधर है। देखो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि -12 ही आया था। ठीक है, मतलब डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें
तो दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है आपको 3x प्लस के 2y और बराबर 6 दिया हुआ है, और कह रहा है y बराबर 0 का हल होगा। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, 0। तो जहां पर भी y आएगा वहां पे हम 0 रख लेंगे। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे y आ गया, तो इसका मतलब 0। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 6। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3x और 2 में 0 को गुणा करोगे तो 0 बराबर के 6, और यहाँ से मैं 3x में 0 जोड़ोगे तो 3x और बराबर के 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/3। काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6। तो हल जब भी लिखते हैं, देखो x का वैल्यू भी मालूम चल गया और उधर आप लोगों का y का भी वैल्यू मालूम है, y बराबर क्या है, 0। तो इसका हल क्या होगा, तो जब भी हल लिखते हैं तो हल हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 आया है और y का वैल्यू 0 था, मतलब इसका हल जो है वो 2, 0 आएगा। देखो 2, 0 दिया हुआ है क्या, तो देखो 2, 0 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा, कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ बोला है, तो देखो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 3 अपरिभाषित, तो अपरिभाषित होगी, मतलब अनेकों अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, किसी परिमेय संख्या के अगर उसके समतुल्य परिमेय संख्या की बात करें तो क्या होगी, अपरिभाषित, अनंत होती है। इसी तरह आगे बात करें, चौथा प्रश्न देख लो कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इसका कहने का मतलब है कि शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या, मान लेते हैं 4। ठीक है, और एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अगर इसमें अपरिमेय संख्या मान लीजिए करणी में 2 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो ये जो संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या कहलाएगी, तो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं, देखो कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अगर उसमें हम अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं, अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, वही कह रहा हूँ कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो कैसे होता है, अपरिमेय संख्या होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, पांचवा, कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या के 1/3 भाग, मान लेते हैं कोई संख्या x है, अगर इसका 1/3 मतलब 1/3 इसका 1/3 भाग कहलाएगा, तो किसी संख्या का 1/3 भाग अगर 21 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए हल कर देते हैं। तो हो जाएगा x गुणा 1 में होगा तो x, और ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 21 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3×3, 3 दूने के 6, मतलब वो संख्या कितनी होगी, 63 होगी। मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 × 3 सेंटीमीटर हो और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान होगा। ठीक है, अब देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई त्रिभुज मान लेते हैं, देखो कोई त्रिभुज बना लेते हैं, यह ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए बी बराबर 6 × 3, मतलब ए बी बराबर 6 × 3 दिया है, ए सी बराबर 12 दिया है और बी सी बराबर 6। तो पूछ रहा है इस कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पाइथागोरस नियम लगाओ। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये आपस में बराबर हो जाता है तो कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण कोण, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा वो। और समकोण त्रिभुज में जो कोण बी एंगल होता है ये वाला, वो कितना अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो पहले आप सिद्ध करो कि यह फार्मूला होता है कि नहीं सही। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे 6 करड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। अगर हम करें तो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 144,
बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। तो ये तो हो जाएगा आपका 144 बराबर 36 18 और 3 3 9 1 10 108 प्लस 36। जब 144 बराबर 108 में जब 36 जोड़ेंगे तो ये भी 144 आ जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल सही है। मतलब कि कोण बी जो है 100% 90 अंश होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो 90 अंश होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। और उससे भी बेहतरीन अगर क्वेश्चन हम बात करें तो ये वाला प्रश्न है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के बनना एग्जाम में तय है। देखो कैसे लगेगा। प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 समन्वय 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है, ये आयतनों का अनुपात है। अगर हम आयतन की बात करें मतलब एक गोले का आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरे गोले का आयतन V2 मान लेते हैं और इन्हीं दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 27 समन्वय कितना 64, मतलब 27/64 हो जाएगा। अगर हम बात करें Vn मतलब क्या होता है, पहले गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई R1 का क्यूब। R1 इसलिए हमने माना है क्योंकि R से हम त्रिज्या मानते हैं, तो R1 मतलब ये हो जाएगा पहले गोले की त्रिज्या है और बटे में ये दूसरे गोले का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई, यहाँ पे त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, R2 का क्यूब, ठीक है। तो यह पहले गोले का आयतन हो गया, यह दूसरे गोले का आयतन हो गया, जो कि कितना दिया है 27/64 दिया है, ठीक है। फॉर्मूला से बराबर कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर बच जाएगा आपका R1 का क्यूब और नीचे हो जाएगा R2 का क्यूब बच गया और बराबर ये हो जाएगा 27/64। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये तो R1/R2 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। जब दोनों क्यूब हो तो उसको होल क्यूब में चेंज कर दिया जाता है और 27/64 कितना है 3/4 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका R1/R2 बराबर 3/4, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब S1/S2, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा 4 पाई, बस यहाँ त्रिज्या 2 कर दीजिए, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R का वैल्यू 4 दिया तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 9/16 आ जाएगा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16। देखो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देख पा रहे हो ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न यह है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का बहुलक तथा माध्य 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान से, बहुलक तथा माध्य दिया है। अगर हम बात करें बहुलक की तो बहुलक दिया हुआ है आपका 45। अब माध्य की अगर हम बात करें तो माध्य आपका दिया है 27। पूछा क्या है आप लोगों का, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए फार्मूला चलता है, फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों की बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस के 2 गुणे माध्य होता है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे तुम लगा लो अच्छे तरीके से। कैसे लगाओगे, तो बहुलक, देखो बहुलक का वैल्यू दिया 45, 45 लिख दो बराबर 3 गुणे माध्यिका को m मान लो, क्योंकि माध्यिका ये निकालना है हम लोगों को, तो माध्यिका कितना बड़ा लिखेंगे, ठीक है। माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 27, तो ये हो जाएगा आपका 45 बराबर 3m और माइनस 27 दूनी के 54, तो हो जाएगा 45 माइनस 54 इधर आएगा तो प्लस 54 बराबर के 3m। 45 और 55 कितना होता है 99 बराबर 3m और 3 से भाग दोगे तो 3 3 3 3 m बराबर 33। m मतलब माध्यिका, माध्यिका कितना गया 33, यही पूछा था, ठीक है। तो देखो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ रहा। ऑप्शन 33 मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख पा रहे हो ना कि कितना आसान ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार लगाया जा रहा है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। आगे देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्या है? समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, अब ये समीकरण दिया है, गुणनखंड विधि से हल कर दो। यक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने पे -2 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -1 गुणे -1। देखो -1 में -1 का गुणा करोगे तो ये आपका +1 आएगा, और जब -1 में -1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे 2, -2 भी आ जा रहा है, मतलब बिल्कुल ये सही है। तो इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के 1x फिर माइनस के 1x और प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग जोड़ा बना लेंगे। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 1 बच जाएगा। अब माइनस इसमें 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लोगे तो x, लेकिन माइनस कॉमन लिए हो तो यह प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। तो देखो इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और ये आपका x माइनस 1 कोष्टक में आ जाएगा बराबर के 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो x माइनस 1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 में, x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 में, मतलब कि 1, इसका हल आ जाएगा क्योंकि दोनों का 1 आ रहा है। तो 1, देखो दिया है, बिल्कुल दिया होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 समन्वय 7 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फार्मूले पे आप लोगों के बेस क्वेश्चन आराम से लगा पाओगे। जब दो समरूप त्रिभुज दिया हो और उनके भुजा दिया हो, भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो सिर्फ आप लोगों को स्क्वायर कर देना है। जैसे 4 समन्वय 7 दिया है, साइड मतलब भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो बस इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, बस सिंपल। 16 समन्वय 49, इतना इजी होता है सिर्फ अगर फार्मूला मालूम है तो। अगर यही आपको साइड दिया हुआ है और यहाँ पे एरिया पूछ रहा था, एरिया का अनुपात, तो आपने स्क्वायर किया। अगर एरिया दे देता, साइड पूछता तो वहां पे स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब कि वर्गमूल करते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रख लो। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसके परिमाप मतलब 2 पाई आर के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर बराबर क्या आएगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये वाला आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 बचा, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 मात्रक। 2 मात्रक देखो दिया है, देना तो चाहिए, ऑप्शन डी वाला देखो 2 मात्रक दिया है। तो देख रहे हो ना कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी। देखो कह रहा है 125 में जब भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है और 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 बचता है। देखो 125 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 और 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 5, घटा दीजिए तो हो जाएगा 113। ठीक है, और 113 करें हम, कितना हो जाएगा 8 7 15 117 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 65। ठीक है, अब कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो जो 117 और 65 है इन दोनों का आप ले लो एचसीएफ, जो संख्या होगी वही वो संख्या कहलाएगी। तो 13 ले लो, 13 ही होगा क्योंकि 13 9 117 13 5 65, बात खत्म। देखो ऑप्शन से भी चाहोगे तो कर लोगे, 13 से ही विभाजित होगा, अन्यथा किसी और से नहीं विभाजित होगा दोनों संख्या। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लें तो अगला देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल जो है -2 है तो के का मान, ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन इसलिए आसान है, एक मूल दिया है मतलब एक्स का वैल्यू दे चुका है, -2 के का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और माई प्लस के एक्स और -6 बराबर 0, यही है ना।
तो जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे -2 रख लो, तो x आ गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस के, फिर x आ गया तो -2 और माइनस के 6 बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस गुणा प्लस में होगा तो -2 को गुणा के में होगा तो 2 के, और माइनस के 6 बराबर 0। 4 माइनस 6 मतलब कि -2, फिर -2 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका -2 के बराबर, -2 उधर जाएगा तो +2, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे -2, तो के बराबर क्या आ जाएगा -1। बात खत्म। तो देखो इसके ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। -1 था ना, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। आगे देखो अगला दिया है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं सभी समान होती हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। उसके विकर्ण दिया है, मान लेते हैं यह विकर्ण है, एक विकर्ण यह है, नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी हमने रख लिया, ठीक है। तो एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अगर मान लेते हैं ए सी बराबर 12 है तो यह 6 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है, ठीक है, बराबर भागों में विभाजित होता है। अगर बी डी की लंबाई अगर हम 16 मान लेते हैं तो यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भुजा बताओ कि कितना सेंटीमीटर भुजा का यह समचतुर्भुज है। तो कोई भी एक त्रिभुज उठा लो, देखो यहाँ पे अगर ओ मान लेते हो तो यही त्रिभुज उठा लो, ये वाला बी ओ सी। देखो बी ओ सी, बी ओ सी में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, बी ओ सी की अगर हम बात करें तो यह सबसे लंबी भुजा है, तो इसको सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण मानते हैं, तो कर्ण मान लो, और इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या माने हो 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार 6 तो 6 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 64, 6 का क्या होता है 36, तो के स्क्वायर बराबर 36 और 64 की अगर हम बात करें तो 100 होता है। अगर के निकालो तो ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में, तो के की बात करें वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। मतलब के मतलब कर्ण, वो भुजा कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का ये समचतुर्भुज है। बात खत्म करो, 10 सेंटीमीटर का है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी तरह साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करो जो 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 हो सकता है परंतु 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो ये भी बहुत सिंपल है, हमको दिया क्या है, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। तो देखो एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फार्मूला याद है ना सर्वसमीका वाला आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा बराबर साइन 90। देखो अब यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, साइन से साइन कट जा रहा है ना, बिल्कुल। इधर क्या बच रहा है थीटा, अब बराबर इधर क्या बच रहा है 90 माइनस के थीटा, तो थीटा अब माइनस के थीटा इधर आएगा तो प्लस के थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा थीटा मिलके 2 थीटा बराबर 90 अंश। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर 90 बटे के 2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। देखो 0 से भी बड़ा है 90 से भी छोटा है, मतलब 45 अंश का मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो 16वां प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर उसके घातों का योगफल कर देना। तब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, एलसीएम से, एलसीएम निकालो 144 का, 2 से कटाओगे तो 72 बार में, 2 से कटाओगे तो 36 बार में, 2 से कटाओगे तो 18 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो 9 बार में, फिर 3 से कटाओगे तो 3 बार में, 3 से कटाओगे तो 1 बार में। तो 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 पे पावर 4, और 3 कितना है 2, तो 3 पे पावर 2। तो घातों का योगफल पूछा ना, तो इसका घात 4 इसका घात 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा। बात खत्म, मतलब कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह ये देखो बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। तो -3, 5 और y अक्ष से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूरी क्या होगी इसकी। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, y अक्ष से दूरी कैसे आप निकालोगे इसका। तो देखो -3, 5 दिया है ना,
ठीक है। तो यह यक्स एक्स होता है, ये आप लोगों का वाई एक्स होता है। और जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तो यह उल्टा हो जाता है, वाई बराबर क्या -3 है, एक्स बराबर 5 हो जाता है, मतलब वाई अक्ष से दूरी -3 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, जब दूरी की बात अगर पूछे तो ये भी क्वेश्चन कर लिया आपने। अगला है किसी बारंबारता बटन का माध्य है कितना दिया है 24.1 और बहुलक 28, तो उसका माध्यक होगा। तो देखो ये भी प्रश्न सिंपल, अभी हमने फार्मूला एक बताया था ना आप लोगों को, उसी फार्मूला पे लगेगा। ठीक है, फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, अभी हमने बताया आप लोगों को। फार्मूला क्या था कि बहुलक, नोट कर लो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, एम से डिनोट कर देते हैं, अब -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला था। तो माध्य दिया है और बहुलक दिया है, बहुलक कितना 28, ये हो जाएगा 3 गुणे एम, माध्यिका निकालना है, और एम गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 24.1 दिया है। इसको अगर हम हल करें तो 28 बराबर 3m माइनस ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 24 दूनी के 48। ठीक है, तो माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2 बराबर के 3m, तो जोड़ोगे तो 0.2 तो इधर ही रहेगा, 8 8 16 और 4 2 6 1 7, 76.2 बराबर 3m, तो 3 से कटा दो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 16 हो जाएगा, तो 3 5 15 और 3 चौको 12, m बराबर 25.4, 25.4 मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां प्लस क्लियर। इसके बाद 19वां, देखो 19वां क्या है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। अभी हमने फार्मूला रटा था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यही तो फार्मूला था, देखो फार्मूला ही पूछ लिया। फिर दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधे 9, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो व्यासों का अनुपात 4 संबंधे 9 दिया है, तो परिधियों का अनुपात पूछा है कि परिधियों का अनुपात क्या होगा, देखो कैसे निकलेगा। तो देखो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधे 9, अब वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो व्यासों का अनुपात अगर 4 संबंधे 9 हो तो परिधियों का अनुपात भी 4 संबंधे 9 होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमने करा दिया। इसके अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से खंड ब से आप लोगों को वर्णात्मक प्रश्न है, जो कि मैं दिखा देता हूँ, और इसे आपने ढूंढ के आप लोग हल कर लेना। अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं पूरा सोल्यूशन ला दूंगा आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 21 देखो, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो यह प्रश्न मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, इसके मूल पूछा है। ठीक है, बिंदु, दो बिंदु दिया है, उसके जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला पे एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, देखो पहले ये चारों क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो हल कराऊंगा नहीं, तो इसको पढ़ने से क्या फायदा है मुझे, आप इसको पढ़ लो। हाँ, अगर वीडियो चाहिए पूरा फुल सोल्यूशन पे तो कमेंट कर देना, मैं पूरा का पूरा वीडियो 2-1 घंटे का बनेगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करके बता दूंगा, जिस प्रकार हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। ठीक है, अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, दिखाता जा रहा हूँ, आप बस नोट करते जाओ। देखो ड वाला प्रश्न भी आपने नोट कर लो, च वाला भी, यहाँ पे माध्य पूछा है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपने नोट कर लिया ना। इसके बाद 22वां प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न, पहला, दूसरा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। मैं भी पढ़ूंगा तो वही बात है, आप भी पढ़ोगे तो वही। ठीक है, ये डी है, ये आपका बी है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद इस चित्र नोट कर लो। ठीक है, फटाफट आप नोट करते जाओ। इसके बाद देखो यहाँ पे बी था, सॉरी यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे बी था और यहाँ पे डी था। ठीक है, मतलब एक बार दिखा देता हूँ, यह वाला जो है ये बी है और ये वाला पोर्शन आपका डी है। ठीक है, इसको गलत मत करना। इसके बाद 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, इसको भी देख लो। यहाँ पे ये वाला 4 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके बाद च वाला प्रश्न देख लो, ये भी 4 नंबर के लिए प्रश्न है। आंकड़ों का माध्यक दिया है, बारंबारताओं का योगफल भी दिया है, एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। पूरा सारणी आप नोट कर लो, देखो सारणी में दिखा देता हूँ, वर्ग अंतराल बारंबारता, देखो यहीं तक दिया। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद लास्ट पृष्ठ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पूरे क्वेश्चन आप नोट कर पाओ अच्छे से। 23वां प्रश्न 6 नंबर के लिए, अगर ये नहीं आता था अथवा करके एक प्रश्न और दिया ये वाला, आप इसको नोट कर लो। तो ये दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, जो कि 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 24वां प्रश्न देखो, इसमें भी 6 नंबर का दोनों प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों का।
ये 25वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 6 नंबर का, नोट कर लो। तो ये पूरा पेपर हमने आप लोगों को दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको तैयार कर लोगे ना तो 80 से 85 नंबर आप लोगों को कहीं नहीं गया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन इसका अगर कमेंट करना है, अगर सोल्यूशन पूरा चाहिए तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, स्पेशल वीडियो इस मॉडल पेपर का, जो कि पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, अन्यथा बुक से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।